नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है लिव इन रिलेशनशिप। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल हैं। मैं कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी आप लिव इन रिलेशनशिप पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण व बेसिक सवाल रखे गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप पार्ट 1 वीडियो में भी 4 महत्वपूर्ण व बेसिक सवाल रखे गए हैं। आप दोनों वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आप दोनों वीडियो देख लेते हैं तो गूगल या यूट्यूब पर इस विषय पर विशेष जानकारी पाने के लिए दोबारा से सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम आपको बताया कि 4 क्वेश्चन रखे हैं, तो इसमें कई बार होता है कि जो पहले ही क्वेश्चन में दूसरे या तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाता है, तो वो सवाल हम मर्ज कर देते हैं। तो वो सवाल 4 सवाल न रख करके 3 ही सवाल होते हैं। तो आप ये नहीं कहेगा कि आपने 4 सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। हम चारों सवाल का जवाब देते हैं। कई बार जो सवाल दूसरे सवाल या पहले सवाल में मर्ज हो जाते हैं, तो इसी को देखते हुए हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं सवाल को, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। पार्ट 2 वीडियो के लिए श्री कृष्ण कुमार जी से मेरा पहला सवाल है, क्या शादीशुदा व्यक्ति किसी महिला के साथ या शादीशुदा महिला किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? अर्थात पति किसी गैर औरत के साथ और पत्नी किसी गैर मर्द के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? क्या यह गतिविधि कानून के नज़र में अपराध है या वैध? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और आपका सवाल है कि क्या शादीशुदा व्यक्ति लिव इन में रह सकता है, तो कोई भी शादीशुदा महिला और या कोई भी शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए भी किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ लिव इन में रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एक जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आदमी के जीवन से संबंधित है, वह व्यक्ति की लाइफ से संबंधित है, और कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ के लिए स्वतंत्र है और वह किसको पसंद करती है, किसको पसंद नहीं करती, किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ नहीं रहना चाहती, किसके साथ संबंध बनाना चाहती है, किसके साथ संबंध बनाना नहीं चाहती, ये व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वतंत्र मसला है। शादी हमारे सामाजिक व्यवस्था है, तो कई बार ऐसा होता है कि शादी समाज में माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन अगर परिवार शादी के बाद भी अगर किसी पुरुष का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम हो जाता है, या किसी महिला का किसी पुरुष के साथ प्रेम हो जाता है और वो उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, उसे उसमें खुशी मिलती है, तो कानून उसमें बाध्यता नहीं पैदा कर सकता, रोड़ा पैदा नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर कोई ऐसा करता है तो कानून उसका कुछ नहीं कर सकता। हालांकि पहले आईपीसी में 497 में ये प्रावधान था कि अगर कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाता है, तो उस विवाहित स्त्री के पति को ये अधिकार है कि वो उस पुरुष के खिलाफ मुकदमा फाइल कर सके, उसको सजा देगा। तो उसे जार कर्म में माना जाता था। तो जार कर्म के लिए पुरुष ही व्यक्ति जो है दोषी माना जाता था, उसमें महिला को सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध में अगर पुरुष और महिला दोनों संलिप्त हैं तो दोनों के बराबर के दोषी हैं। तो इस कानून में सिर्फ एक ही व्यक्ति को छूट दी जा रही है और एक व्यक्ति को सजा दी जा रही है। तो उन्होंने उस कानून को निरस्त कर दिया और उस कानून को
जो है अब वो आईपीसी से हटाया तो नहीं गया है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोई भी विवाहित स्त्री, कोई भी विवाहित पुरुष अपनी पत्नी या अपने पति के रहते हुए किसी दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री के साथ लिव इन में रह सकता है। अब उस लिव इन रिलेशनशिप का एक अधिकार मिल सकता है उसके पति को या पत्नी को। जैसे अगर कोई पुरुष है और वो शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी के रहते हुए भी किसी स्त्री के साथ लिव इन में रहता है, तो उसकी पत्नी को ये अधिकार है कि वो इस ग्राउंड पर अपने पति से डाइवोर्स मांग ले, तो उसे डाइवोर्स मिल जाएगा। ऐसे ही अगर कोई स्त्री विवाहित है और वो किसी पुरुष के साथ लिव इन में रह रही है, तो उसके पति को ये अधिकार मिल जाएगा कि पति उस एक ग्राउंड पर, एडल्ट्री के ग्राउंड पर, उससे अपना डाइवोर्स ले ले। तो पति या पत्नी को जिनकी भी जो पार्टनर हैं वो अगर अपनी पत्नी या पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ या महिला के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो उनको ये एक अधिकार मिल जाएगा कि वो उस व्यक्ति से तलाक ले सकती हैं। तो ये एक कानूनी प्रावधान किया गया है। तो कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि शादीशुदा व्यक्ति या शादीशुदा स्त्री जो है लिव इन में नहीं रह सकती, वो लिव इन में रह सकती है और कानूनन उन पर कोई भी अपराध कारित नहीं होता और उनको किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दी जा सकती यदि वो दोनों वयस्क हैं और बालिग हैं और अपनी स्वतंत्र सहमति से वो है एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अच्छा, इस पर मेरा एक सवाल है, जो इस तरह का जो कोर्ट से मान्यता दी गई है, जो आप अवैध संबंध में रह सकते हैं एक पति के रहते या एक पत्नी के रहते, तो क्या एक यह जो एक तरह से अपरोक्ष रूप से ये क्या बढ़ावा नहीं हुआ ये अवैध संबंध के लिए? क्या इसे परिवार नहीं बिखर सकता? ये तो परिवार बिखरने का एक सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि कोई भी कानून होता है उसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। आपका जो कहना है कि अगर 497 आईपीसी को अगर खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इससे लोगों के बीच में अवैध संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। तो आपका जो ये विचार है कुछ हद तक ठीक है कि हो सकता है कि इसको लोगों को बढ़ावा मिले, क्योंकि अब अंकुश खत्म हो गया है कानून का, और उस अंकुश के खत्म होने के बाद लोग खुलेआम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट जब भी कोई न्याय निर्णय करती है तो उस न्याय निर्णय के पीछे वो कानून और कानून में जो साम्य है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दोनों पक्षकारों पर, न्याय हो रहा है या न्याय नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को भी देखती है और केस की परिस्थितियाँ क्या हैं, उन परिस्थितियों की वजह से, किन परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। अब जैसे हम 497 की ही बात करें तो 497 कहता है कि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह महिला शादीशुदा है, उस महिला से उस महिला के पति की सम्मति के बिना अगर संबंध बनाता है तो वह जार कर्म का दोषी है, एडल्ट्री का दोषी है, और उसमें उसे 5 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन उसमें महिला को एज ए अवेटर या उसको दंडित नहीं किया जा सकता। तो अब इसमें एक चीज ये आती है कि कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ये जानता है कि सामने महिला जो है वो महिला शादीशुदा है। दूसरी बात,
जो संबंध बनाए हैं उसमें उस महिला की भी सहमति है। संबंध बना लिया, अब महिला की सहमति है तो जितना दोषी वो पुरुष है उतनी दोषी महिला भी है। अब वहां पर क्या है कि सजा का जो प्रोविजन है वो केवल उस व्यक्ति के लिए है, महिला को दोषी नहीं माना गया अबेटमेंट का कि उसने दुष्प्रेरण किया है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा हर मामले में स्त्री ही दुष्प्रेरित करती है, लेकिन उसको दुष्प्रेरित प्रेरण का दोषी नहीं माना गया, उसको कोई सजा नहीं दी गई, तो ये एक तरह का अन्याय हो गया। न्याय, क्योंकि एक व्यक्ति को तो सजा मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है। तो एक बात तो ये, दूसरी एक बात ये थी उस निर्णय की जो सबसे खास बात थी कि उसमें ये जो सेक्शन है, सेक्शन में कहा है कि वह यह जानते हुए कि महिला शादीशुदा है उसके पति की सहमति के बिना, सम्मति के बिना संबंध बनाता है तो वह जारकर्म का दोषी है। सहमति बना ले तो तो अगर वो व्यक्ति उस महिला के पति की सहमति से बनाता है तो वो जारकर्म का दोषी नहीं है। तो स्थिति ये आ जाती है कि अगर मान लीजिए उसके पति, क्योंकि उसमें कंप्लेनेंट पति होगा, अब पति अगर सहमति दे देता है और महिला की सहमति नहीं है तो वो दोषी नहीं है। तो महिला क्या उस व्यक्ति की गुलाम है या कोई वस्तु है कि वह किसी पुरुष के साथ तब संबंध बनाएगी जब उसका पति चाहेगा? इससे तो एक बात जाहिर होती है कि पति सहमति दे तो स्त्री को किसी और पुरुष के साथ संबंध बना लेना चाहिए। तो वो स्त्री क्या कोई वस्तु है कि पति जब चाहे जहां चाहे जिसको सौंप दे कि भाई तू इसके साथ संबंध बना? तो स्त्री जो है वो वस्तु नहीं। तो लेकिन ये चीज जो आप कर रहे हैं तो शराबी पति तो ऐसा ही करता था। शराब, बहुत सारे पति ऐसे हो सकते हैं। शराबी पति आते हैं तो घर में पी के आते हैं और अपने साथ दूसरे पराये मर्द को भी लाते हैं और अपना भी जो यौन संबंध स्थापित करते हैं और साथ में जो उनके शराबी दोस्त होते हैं तो उनसे भी यौन संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरह का मामला कई बार आया। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि एक व्यक्ति जो है उसे अपना जीवन जीने का अपना पूर्ण अधिकार है, वह स्वतंत्र रूप से कैसे जिएगा कैसे नहीं जिएगा उसकी अपने जीवन पर किसी दूसरे को अधिरोपित नहीं किया जा सकता कि वो दूसरा व्यक्ति उसे गाइड करे या चलाए कि भाई तुम जैसे चाहोगे वैसे तुम्हें जीना पड़ेगा। उस व्यक्ति को खुद अपने जीवन को जीने का अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप से, वह किसी दूसरे व्यक्ति के परतंत्र नहीं है। तो शादी का मतलब ये नहीं हो जाता है कि स्त्री परतंत्र हो गई कि पति जैसा चाहेगा, जहां चाहेगा, जिसके साथ चाहेगा वो करेगी। पति चाहेगा तो संबंध बनाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं बनाएगी। अपनी स्त्री की भी तो अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। दूसरी एक बात यह है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि पति बहुत प्रताड़ित करता है, दुखी करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो पत्नी अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, पति से सुखी नहीं है। हो सकता है कि पति अक्षम भी हो, जो उसको अपने शारीरिक सुख देने में अक्षम हो, जो उसे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जो उसकी मूलभूत जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री उस सुख को दूसरे व्यक्ति से पाना चाहती है, तो जहां उसको जो जिससे अच्छा लगता है वो उसके पास जाएगी। तो वहां पर उस कानून के अंतर्गत ये नहीं हो सकता कि पति जिसको चाहेगा वो उसके साथ करेगी, नहीं है तो नहीं, उसके साथ संबंध बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी। तो उन्होंने देखा कि ये चीजें गलत है, इसलिए इसको हटा दिया जाना चाहिए। इसलिए 497 जो है जारकर्म को उन्होंने अपराध नहीं माना और इस चीज को बना दिया। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक स्त्री का पति उसको बहुत मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, आग जलती हुई, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि चूल्हा जल रहा है, चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी लगाई और उसी से पीटना चालू कर दिया। अत्याचार किसी भी तरह का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो स्त्री को जहां से भी इमोशनली थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, वो उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाएगी, उस व्यक्ति के साथ उसे अच्छा लगेगा, उस व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लगेगा, उससे संबंध बनाना अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है, हम किसी एक परिस्थिति को नहीं डिफाइन कर सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्त्री है वो इतनी कुटिल होती है
कि उसने व्यक्ति का जीना हराम कर रखा है और आदमी परेशान है उससे, तो आदमी उस सुकून को कहीं बाहर तलाशता है और फिर उसे किसी दूसरी स्त्री से वह सुकून मिलता है तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, वो वहां संबंध बनाना चाहता है या रहना चाहता है। और कई बार क्या होता है कि शादीशुदा जिंदगी में भी जो लिव इन रिलेशंस के मामले आते हैं वो इन्हीं वजह से आते हैं कि कई बार पत्नी जो है अपने पति से परेशान है और वो इतनी ज्यादा पीड़ित है या प्रताड़ित की जा रही है कि वह उसे कहीं दूसरी जगह से थोड़ा सा भी भावनात्मक सहयोग मिलता है तो वो उधर अटैच हो जाती है और वो उसके साथ संबंध स्थापित कर लेती है। ऐसे ही कई बार पति जो है अपनी पत्नी से इतना पीड़ित होता है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, लेकिन कोई कोई हो सकती है कि जिसकी वजह से पति इतना पीड़ित है, उसके अंदर इतनी कुटिलता, ईर्ष्या, घृणा हो सकती है कि उन कंडीशन में पति का उसके साथ निर्वाह करना, जीवन को ढंग से जी पाना बहुत मुश्किल हो जाए और वह अपनी पत्नी से जो प्यार नहीं मिल पा रहा है, जो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वो किसी और दूसरी स्त्री से पाना चालू कर दे, तो इसलिए वो लिव इन की तरफ चला जाए। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि न्यायालय जो है वो कई बार इमोशंस को नहीं देखता, वो सद्विवेक और साम्य के आधार पर काम करता है कि कौन सी परिस्थितियां हैं। तो नैतिकता अलग चीज है और कानून अलग चीज है। कई बार कुछ चीजें नैतिक रूप से गलत होती हैं लेकिन कानूनी रूप से सही होती हैं, कई बार कुछ चीजें कानूनी रूप से गलत होती हैं, नैतिक रूप से सही होती हैं। तो दोनों को अलग अलग ही देखा जा सकता है। अब न्यायालय उनमें किसी भी केस का निर्णय करता है तो वो बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को एनालाइज करने के बाद जो हमारी सर्वोच्च अदालतें हैं वो निर्णय देती हैं। तो यानी कहने का मतलब है जो भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है या सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट है, जो भी है, ये भावना के आधार पर फैसला नहीं देते। ये जो फैक्ट्स होते हैं, जो केस के फैक्ट्स को पढ़ने के बाद, देखने के बाद ही वो फैसला देते हैं या कानून में कोई बदलाव देते हैं या सुझाव देते हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके फैसले की सर्वमान्यता नहीं होती, समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता, मतलब मैक्सिमम समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन उनका फैसला है तो है, वो मानना पड़ता है। शर्मा जी, एक शादीशुदा व्यक्ति अपने पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दिया हुआ है। तलाक का केस तो विचाराधीन है, लेकिन बिना तलाक के शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चला जाता है। यदि वह औरत लिव इन रिलेशनशिप में है तो इस अवैध संबंध के आधार पर क्या पति को उस औरत से तलाक मिल जाएगा? इस नाजायज संबंध के चलते क्या उस औरत को भरण पोषण के कानूनी अधिकार से भी हाथ धोना पड़ सकता है? जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है चर्चा में कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में चला जाता है, शादीशुदा व्यक्ति या स्त्री, तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उससे तलाक ले सके। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे 497 वाले जजमेंट की, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एडल्ट्री जो है वो अपराध अब नहीं है। एडल्ट्री अपराध नहीं है, लेकिन वो तलाक लेने का एक आधार है, एक जरिया बन जाता है, एक आधार है कि अगर कोई पति या पत्नी जो है वो एडल्ट्री में चला जाता है तो वो दूसरे पक्षकार के लिए तलाक लेने का एक आधार बन जाता है कि वह उस आधार पर तलाक ले सके। तो ऐसे ही जैसे आपने कहा कि एक तलाक का मुकदमा चल रहा है और वह कोर्ट में विचाराधीन है, केस डाला हुआ है, पति ने पत्नी के अगेंस्ट केस डाला हुआ है और वो कोर्ट में विचाराधीन है, और विचाराधीन रहते हुए वह पत्नी जो है किसी और के साथ लिव इन रिलेशन में चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उसका लिव इन रिलेशन में जाना पति के लिए तलाक का एक आधार बन जाएगा और पति को उस केस में
तलाक लेने में सुगमता होगी, इजी हो जाएगा और न्यायालय उसके फेवर में तलाक की डिग्री पास कर देगा। दूसरी एक बात आपने कहा कि क्या ऐसी स्थिति में वह स्त्री अपने मेंटेनेंस का अधिकार खो देगी? बिल्कुल। अगर कोई स्त्री जो शादीशुदा है और वह अपने पति के रहते हुए लिव इन रिलेशन में चली जाती है और किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना चालू कर देती है, तो ऐसी स्थिति में पति को सिर्फ और सिर्फ तलाक का अधिकार ही नहीं मिलता, पत्नी को भरण पोषण से भी वंचित होना पड़ता है। ये आवश्यकता नहीं है, तो वो स्त्री जो है अपना भरण पोषण का अधिकार खो देती है। और अगर वो ऐसा कोई केस डालती भी है भरण पोषण पाने के लिए और पति इस बात को साबित कर देता है कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, तो पत्नी को भरण पोषण भी नहीं मिलेगा, वो भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होगी। शर्मा जी, हमारे दर्शक को बताइए, क्या लिव इन रिलेशनशिप में किसी प्रकार का एग्रीमेंट होना जरूरी होता है? एग्रीमेंट में कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए ताकि बाद में कोई ब्रेकअप होता है तो कानूनी झंझटों से बचा जा सके? देखिए, जब कोई स्त्री और पुरुष या दो व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो एक अलिखित एक एग्रीमेंट तो उनके बीच में होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और वो चाहे व्यक्त रूप में नहीं होती, अपरोक्ष रूप से ही रहती है, लेकिन उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो लिखित में नहीं होता। लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो उसके चूंकि वो लिखित में नहीं है, इसलिए बहुत सारे अधिकार और कर्तव्यों को लेकर उनके बीच में बातें आ जाती हैं। कई बार क्या होता है, रेप के एलिगेशंस लग जाते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो उन सब समस्याओं से बचने के लिए अगर दोनों पक्षकार जो है वो एक लिखित एग्रीमेंट कर लें तो एक अच्छी बात है, और उसमें जो भी उनकी शर्तें हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी कर्तव्य हैं, उनको लिख लेंगे तो कानूनी रूप से उन्हें बाद में उन सब चीज़ों को पाने में आसानी रहेगी। तो अगर एक लिखित रूप से एग्रीमेंट हो जाता है तो कोई बुरा नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि फिर आदमी जो है अलिखित रूप में जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएंगी। तो बेसिकली ये है कि दोनों जब एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनको हर कंडीशंस पर विचार कर लेना चाहिए कि भाई हम दोनों एक साथ रहेंगे, मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, तुम्हारी क्या ड्यूटीज़ हैं, मेरे क्या अधिकार हैं, तुम्हारे क्या अधिकार हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बच्चे हो गए हैं तो बच्चे को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, स्कूल से फिर लेने कौन आएगा, बच्चे का फीस कौन भरेगा, बच्चे का देखभाल कौन करेगा, घर का जो राशन पानी कौन लाएगा, या घर की साफ सफाई के लिए खर्चे कौन देगा, या घर में जो और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, स्टेशनरी होती है, कि फर्नीचर्स होते हैं, कोई सामान आना होता है, उसके खर्चे कौन उठाएगा। तो ये सब सारी जिम्मेदारी तो लिखी होनी चाहिए जी। तो उसमें ये है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कपल्स को मैंने देखा है कि वो जॉइंटली जिम्मेदारियों को उठाते हैं। जैसे घर का राशन का खर्चा है और खर्चे हैं तो वो क्या करते हैं, इक्वल शेयर कर लेते हैं। जो भी खर्चे होते हैं उनमें सामान भी वो साथ साथ लेकर आ रहे हैं, या कुछ पार्ट उन्होंने खर्च किया, कुछ उन्होंने किया, और कुछ में क्या है कि एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं कि भैया ये काम तुम करोगे, ये मैं करूँगा। जैसे घर का खर्च पुरुष उठाएगा, स्त्री जो है घर का कार्य संभालेगी। जैसे घर के बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना है, क्लीनिंग है, कपड़े धोने हैं, तो ये कार्य कौन करेगा। कई बार क्या होता है कि दोनों कमाने वाले हैं तो अब वो उनको भी फुर्सत नहीं है, तो कौन कैसे करेगा, मेड रख लेंगे, क्या करेंगे, तो मेड का खर्चा कौन उठाएगा। तो उसमें लिखित में हर चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। हमें संबंध भी कितना आगे तक ले जाना है, या हमें फॉर द टाइम बीइंग उस रिलेशनशिप को रखना है। मान लीजिए मेरे को 6 महीने रखना है, साल भर रखना है, 2 साल रखना है, 4 साल रखना है, उसके बाद हम लोगों को अलग अलग हो जाना है। तो वो सारी कंडीशंस भी आप उसमें
लिख सकते हो, तो उसमें फिर ये है कि बाद में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम अलग अलग होंगे तो किन कंडीशंस पर अलग होंगे, हमारी जो संपत्ति है, अगर मान लीजिए कोई हम संपत्ति बना रहे हैं तो वो जॉइंट नेम में बनाएंगे या एक व्यक्ति के नाम ही बनेगी, या जब हम अलग होंगे तो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, या जो सामान हमने खरीदा है, क्योंकि संपत्ति दोनों तरह की हो सकती है, अचल संपत्ति भी हो सकती है, चल संपत्ति भी हो सकती है, तो उन चल और अचल संपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा, पैसे का बंटवारा कैसे होगा, जॉइंट अकाउंट रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, या खाली इस बात पर सहमति है कि वो एक व्यक्ति खर्च उठाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको सहयोग करेगा और दोनों अपनी जरूरतें एक दूसरे के साथ पूरी करेंगे, और जिस दिन अलग होंगे तो उस दिन कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो वो अगर कंडीशन डिफाइन हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए उस रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का खर्चा कैसे उठेगा, अगर मान लीजिए दोनों कमाने वाले हैं तो कौन किस पोर्शन में, किस प्रपोर्शन में खर्च उठाएगा, कौन किस प्रपोर्शन में, फादर की लायबिलिटी क्या होंगी, मदर की लायबिलिटी क्या होंगी, स्कूल छोड़ने कौन, जैसे आपने बताया कि स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, लेने कौन जाएगा, बच्चे की फीस कौन जमा करेगा, बच्चे के जो एंटरटेनमेंट के खर्चे हैं वो कौन उठाएगा। तो वो सारी चीज़ें अगर लिखित में हो जाती है तो वो सारी चीज़ें एक अच्छी पहल हो सकती है, स्वस्थ पहल हो सकती है। उससे ये है कि बाद में डिस्प्यूट नहीं होंगे। लेकिन अगर चीज़ें लिखित में नहीं होती तो बाद में कोई कुछ क्लेम करता है, कोई कुछ क्लेम करता है, लेकिन अब वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक वकील के नाते क्या आप ये परामर्श देना चाहेंगे, मैंने लड़का को लड़की को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हो, जो आप जब ब्रेकअप ले रहे हो तो उसमें जाते आप उसमें ये लिख दे एक लाइन कि जब हम ब्रेकअप लेंगे तो उसमें एक दूसरे पर कोई लांछन नहीं लगाएंगे यौन संबंध का, और यौन संबंध के कारण एक दूसरे पर कोई ये नहीं कि मेरे साथ ये बलात्कार कर लिया, मेरे साथ यौन संबंध जबरदस्ती स्थापित कर लिया, तो इस तरह का आप केसेज नहीं डालेंगे। इस एग्रीमेंट में ये भी होना चाहिए जी। इस पर आपका क्या है? नहीं, बिल्कुल, अगर उसमें ऐसा लिख दिया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि जब ब्रेकअप होता है तो एक दूसरे के ऊपर यौन शोषण के आरोप तो लगते ही हैं, रेप के आरोप लगते हैं। लेकिन जब रेप के आरोप लगते हैं तो कई बार देखा जाता है कि कोर्ट में केसेस चलते हैं, तो कोर्ट कहती है कि भाई जब आप एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे और एक दूसरे के साथ सहमति से संबंध बना रहे थे तो ये रेप कैसे हो गया। अभी रिसेंटली भी एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री एक लंबे समय से किसी एक पुरुष के साथ लिव इन में रह रही है और वो आपसी सहमति से उसने संबंध बनाया तो वो रेप नहीं माना जाएगा और उसमें एक्यूटल हुआ है। लेकिन उससे आने कई बार दूसरे पक्षकार को परेशानियां तो उठानी पड़ती हैं। जब तक ट्रायल चलता है तो ट्रायल के टाइम तक वो परेशानी होती है, आना है जाना है कोर्ट में, अननेसेसरी हरासमेंट है, तो वो चीज़ें तो होती हैं। तो उसमें अगर ये क्लॉज डाल दिया जाए कि जब भी हमारा ब्रेकअप होगा हम एक दूसरे के प्रति कोई लांछन नहीं लगाएंगे, कोई रेप का एलिगेशन नहीं लगेगा, ये जो भी हमारे शारीरिक संबंध हैं हमारी आपसी सहमति से बने हैं और इसके लिए हम एक दूसरे को दोष नहीं देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे ये है कि आगे की परेशानियां बच जाएंगी और वो एक स्वस्थ परंपरा मेरे हिसाब से होगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अदरवाइज तो एक दूसरे का हरासमेंट ही है। कोर्ट क्या डिसाइड करेगा क्या नहीं करेगा, ये जो कोर्ट का जो अभी हाल ही में जो फैसला आया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की रह रहे हैं और काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और सहमति से यौन संबंध बना रहे हैं, तो अब वो बलात्कार का केस लड़की जो है उस पर नहीं डाल पाएगा। तो ये जो है फैसला आप इसको किस रूप में लेते हैं, लड़के के फेवर में किस रूप में लेते हैं? देखिए, जब मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है, लड़के के फेवर में है, लेकिन हमारा जो कानून है वो थोड़ा अलग है कि अगर कोई लड़की थाने में चली जाती है और थाने में जाके कहती है कि मेरा रेप हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत केस में गाइडलाइंस हैं कि अगर कहीं कोई गंभीर प्रकृति का अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो थाने में उसको उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। और जब वो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो
पुलिस उससे अरेस्ट भी करती है। पुलिस जब अरेस्ट करती है तो फिर उसे बेल वेल भी करानी है, वो एक अलग बात है कि ट्रायल में ये डिसाइड होगा कि क्या रेप वाकई हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो बात की बात है। लेकिन तब तक दूसरे पक्ष का एक बड़ा हरासमेंट हो चुका होता है, तो ये एक अच्छी बात है, शुरुआत है। और मैं तो इसे लड़के की फेवर में एक सकारात्मक ही कहूँगा, ये सकारात्मक निर्णय है। तो एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि जहाँ आपसी सहमति से संबंध बने हैं, तो उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि ब्रेकअप हुआ तो दूसरे पर रेप का एलिगेशन लगा दिया और दूसरे को हरासमेंट कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अब कानूनी पर चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कृपानंद जी कि आपने मुझे इस परिचर्चा में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।